आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा। प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना। निद्रा समाधिस्थितिः संचाराः पदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरौ। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं संभोतवाराधनम्। छात्रभ्य नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक अच्छे विषय को लेकर के। प्रिय छात्रों, हम लोग नित्य संस्कृत साहित्य के इतिहास का कुछ भाग अध्ययन कर रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 के अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी है। उसी परिपाटी में हम लोग आज पुनः अध्ययन करेंगे, आधुनिक संस्कृत साहित्य के बारे में कुछ जानेंगे। आधुनिक संस्कृत साहित्य की रचनाओं के बारे में जानेंगे, कवियों के बारे में जानेंगे, लेखकों के बारे में जानेंगे, और भी जो जानकारी इसमें हमको प्राप्त हो पाएगी उन सभी जानकारियों को हम लोग ज्ञान को अर्जित करेंगे। अन्य प्रदेशों में पढ़ने वाले छात्रों तथा एनसीईआरटी से संबद्ध विशेष छात्रों सभी के लिए यह वीडियो उपयोगी होने वाला है। यदि आपके सिलेबस में आधुनिक संस्कृत साहित्य का कुछ भाग अंकित हो तो निश्चित रूप से आप इसका अध्ययन करें। यह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद वीडियो होने वाला है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग अपने अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक संस्कृत साहित्य की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। यहाँ लिखा है, संस्कृत साहित्य की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। भारत में सम्राट पृथ्वीराज के अनंतर 12वीं शताब्दी मुस्लिम शासन सत्ता स्थापित हो जाने के बाद राज दरबारों में अरबी फारसी का वर्चस्व स्थापित हो गया। कब? जब सम्राट पृथ्वीराज के बाद 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासन की सत्ता जब आई, तब राज दरबारों में अरबी और फारसी भाषाओं का वर्चस्व जो है स्थापित हो गया, किंतु संस्कृत में रचनाएं होती ही रहीं। मुगल काल में अनेक उत्कृष्ट महाकाव्य तथा अन्य रचनाएं की गईं, जिनमें आसफ विलास, जहांगीर चरितम, शोक शुभोदयम, पारशीक प्रकाश और चिमनी चरितम आदि मुख्य ग्रंथ हैं। ये किसमें कब लिखे गए? जब मुस्लिम शासन सत्ता जब चल रही थी तब ये ग्रंथ लिखे गए। कुछ विद्वानों का मानना है कि संस्कृत रचना का युग 17वीं शताब्दी के साथ समाप्त हो गया। प्रायः लोग पंडितराज जगन्नाथ को ही संस्कृत का अंतिम कवि तथा अलंकार शास्त्री आचार्य मानते हैं। विद्वानों द्वारा लिखित संस्कृत साहित्य के इतिहास ग्रंथों ने इस भ्रांति को पुष्ट किया। ए.बी. कीथ, बलदेव उपाध्याय, चंद्रशेखर पांडेय तथा कृष्णमाचारी आदि किसी भी लेखक ने अपने ग्रंथ में 19वीं 20वीं शताब्दी ईस्वी की रचना धार्मिकता को सम्मिलित नहीं किया। स्वतंत्रोत्तर काल में इस ओर विद्वानों का ध्यान गया। अनेक सत्य उभर कर सामने आए। पिछली शताब्दी 1901 से 2000 ईस्वी की अगर बात करें तो पिछली शताब्दी से अब तक संस्कृत में प्रायः 350 महाकाव्यों की सर्जना हुई है। कुछ महाकाव्य तो 64 और 84 सर्ग के भी हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की अनेक लोकप्रिय विधाएं गीति काव्य, लघु काव्य, उपन्यास, एकांकी तथा सानेट
आदि 19वीं शताब्दी ईस्वी अर्थात ब्रिटिश शासनकाल में ही संस्कृत में भी लोकप्रिय हुई तथा रचना धर्म के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गई। आगे देखेंगे, यहाँ लिखा है पंडित अंबिका व्यास ने 19वीं शताब्दी में ही अपना प्रसिद्ध उपन्यास शिवराज विजय लिखा। हरिदास सिद्धांतवागीश, मूलशंकर, माणिक्यलाल याज्ञिक तथा मथुरानाथ दीक्षित ने के नाटकों की रचना भी अगले चरण में हुई। उमापति द्विवेदी, काशीनाथ तथा हरिदास सिद्धांतवागीश के महाकाव्य पारिजात हरण, रुक्मिणी हरण भी इसी काल की रचनाएं हैं, आधुनिक काल की ही रचनाएं हैं। आधुनिक संस्कृत साहित्य की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता थी व्यवस्था के प्रति विद्रोह। यह विद्रोह 1835 ईस्वी में लागू लॉर्ड मैकाले की भाषा नीति का परिणाम था। ज्ञातव्य है कि प्रारंभिक चरण में गवर्नर जनरल हेस्टिंग तथा कॉर्नवालिस ने संस्कृत को ही राजभाषा पद रखा था। ज्ञातव्य यह होना चाहिए कि प्रारंभिक चरण में गवर्नर जनरल हेस्टिंग तथा कॉर्नवालिस ने संस्कृत को ही राजभाषा पद पर रखा था। यह एक बहुत बड़ी बात थी। शासकीय संरक्षण पाते ही संस्कृत की प्रक्षुप्त रचना धर्मिता पुनः प्रबुद्ध हो उठी। चार्ल्स विल्सिंग ने गीता को अंग्रेजी में अनुदित किया। अंग्रेजी व्याकरण को इंग्लैंडीय व्याकरण सारह के रूप में प्रस्तुत किया गया। विवाद सारार्णवः नामक एक कानून का ग्रंथ हेस्टिंग ने तैयार करवाया तथा स्वयं उसे अंग्रेजी में भी अनुदित किया। कॉर्नवालिस ने काशी में अपने रेजिडेंट लॉर्ड जोनाथन डंकन की संस्तुति पर 1791 ईस्वी में बनारस संस्कृत पाठशाला की स्थापना की, जो आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। तो कॉर्नवालिस ने काशी में अपने रेजिडेंट लॉर्ड जोनाथन डंकन की संस्तुति पर 1791 ईस्वी में बनारस संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। किन्होंने? कॉर्नवालिस ने ही बनारस संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी, जिसको कालांतर में वर्तमान में अभी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1791 ईस्वी में हुई। और कौन किया? कॉर्नवालिस ने किया। परंतु लॉर्ड मैकाले ने संस्कृत को ब्रिटिश राज्य के विस्तार में बाधक माना तथा इंग्लैंड की संसद से नई भाषा नीति पारित करा दी। अब अंग्रेजी राजभाषा बन गई। इसका संपूर्ण भारत में घोर विरोध हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अप्पा शास्त्री, रासी वडेकर, स्वामी दयानंद सरस्वती तथा महर्षि अरविंद आदि ने समय समय पर संस्कृत पर पक्ष लेकर घोर संघर्ष किया। 19वीं शताब्दी की संस्कृत कविता में यही संघर्ष व्यवस्था के प्रति विद्रोह के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। 1884 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद यह संघर्ष स्वाधीनता संग्राम आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है और संपूर्ण संस्कृत रचना धर्मिता इसी बिंदु पर केंद्रित हो उठती है। कुछ लोग आधुनिक संस्कृत साहित्य शीर्षक के औचित्य पर प्रश्न उठाते हैं। उनका तर्क यह है कि आधुनिकता किसका धर्म है, काल का अथवा साहित्य का? आधुनिकता किसका धर्म है, काल का धर्म है कि साहित्य का? इसका उत्तर यही है कि अतीत, अनागत तथा वर्तमान ये काल के ही धर्म है, परंतु इन्हीं कालखंडों से जुड़ा साहित्य भी उपचारवश प्राचीन, वर्तमान तथा भावी कहा जा सकता है। इस प्रकार आधुनिक संस्कृत साहित्य का अर्थ हुआ आधुनिक काल से जुड़ा संस्कृत साहित्य। अब दूसरा प्रश्न यह है कि आधुनिक काल में संस्कृत रचना में कब आया? इस संदर्भ में प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र, डॉक्टर जगन्नाथ पाठक एवं प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी आदि ने गहन विचार किया है।
प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र सन 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा अंग्रेजी में किए गए अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुवाद से ही संस्कृत रचना में आधुनिक काल का अवतरण मानते हैं। इसके कई कारण हैं जो क्रमशः यहाँ पर बताए जा रहे हैं। यह मानते हैं कि शाकुंतलम के अंग्रेजी अनुवाद से ही चिरकाल से अवरुद्ध संस्कृत रचनाधर्मिता का पुनरारंभ हुआ। मौलिक सर्जना, समीक्षा, भाषांतर तथा शोध की संभावना के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तंभ पर खुले। संस्कृत को विश्व भाषा की मान्यता मिली। संस्कृत रचना में पारंपरिक प्रतिपाद्य का स्थान नवयुगीन चेतना ने ले लिया। पाश्चात्य जगत के काव्य शास्त्रीय मानदंड संस्कृत में घुल मिल गए, एकाकार हो गए। आधुनिक संस्कृत साहित्य प्राचीन काव्य शास्त्रीय निर्देशों, बंधनों तथा लक्षणों से मुक्त होकर लिखा जाने लगा। आधुनिक सर्जना भाषा की सरलता, नवयुगीन सामाजिक चेतना से जुड़ाव, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की समीक्षा तथा वैदिक छंदों एवं काव्य विधाओं की स्वीकृति के कारण उत्तरोत्तर लोकप्रिय हुई। आधुनिक संस्कृत साहित्य, कविता, कहानी, नाट्य तथा समीक्षादि किसी भी क्षेत्र में भारत की अन्य भाषाओं में प्रणीत आधुनिक साहित्य के समक्ष अथवा उससे भी परतर प्रतीत होता है। पहले सब प्रमाण निरूपित किया गया है कि विगत 100 वर्षों की अवधि में संस्कृत साहित्य की सभी प्राचीन विधाओं के अतिरिक्त पाश्चात्य साहित्य में प्रमुख विधाओं से भी प्रभावित साहित्य की रचना पर्याप्त परिमाण में हुई है। संपूर्ण भारत में विभिन्न विद्वानों तथा कवियों ने संस्कृत सर्वांगीण विकास की दृष्टि से सहस्त्राधिक ग्रंथों की रचना की है, जिनमें अनेक कृतियां प्रकाशित हैं। उन पर समीक्षा ग्रंथ भी आधुनिक भाषाओं में लिखे गए हैं। यहाँ अब संस्कृत की मौलिक साहित्यिक कृतियों तथा उनके लेखकों का सामान्य निर्देश किया जा रहा है। अर्वाचीन महाकाव्यों की अगर बात करें, अर्थात आधुनिक जो महाकाव्य हैं उनकी अगर बात करें, तो साहित्य विधाओं में महाकाव्य रचना सबसे अधिक हुई है। न केवल प्राचीन कथानकों पर अपितु आधुनिक घटनाओं, महापुरुषों तथा ऐतिहासिक विषयों पर भी संस्कृत महाकाव्य प्राचीन लक्षणों का ध्यान रखते हुए लिखे गए हैं। उमापति द्विवेदी कृत पारिजात हरण, प्रभुनाथ शास्त्री कृत गणपति संभवः, कृष्ण प्रसाद द्वारा कृत श्री कृष्ण चरितामृतम, विंध्येश्वरी प्रसाद कृत कर्णार्जुनीय, वसंत त्र्यंबक सेवड़े कृत शुंभवध और काशीनाथ द्विवेदी कृत रुक्मिणी हरण, रेवा प्रसाद द्विवेदी कृत सीताचरितम, राजेंद्र मिश्र कृत वामनावतरण तथा जानकी जीवन इत्यादि प्राचीन कथाओं का आधुनिक दृष्टिकोण से रचे गए महाकाव्य हैं। अन्य कथानकों पर आश्रित महाकाव्यों में श्रीधर भास्कर वर्डेकर कृत शिवराज्योदय, उमाशंकर त्रिपाठी कृत छत्रपति चरित, माधव श्रीहरि अणे कृत तिलक यशोर्णवः, सत्यव्रत शास्त्री कृत बोधिसत्व चरित एवं इंद्र रागांधि चरित, विश्वनाथ केशव छत्रे कृत सुभाष चरित, ब्रह्मानंद शुक्ल कृत नेहरू चरित, साधु शरण मिश्र कृत गांधी चरित, पद्मशास्त्री कृत लेलीलामृत, रेवा प्रसाद द्विवेदी कृत स्वातंत्र संभवः, वसंत त्र्यंबक शेवड़े कृत स्वामी विवेकानंद चरित, राम कुबेर मालवीय कृत मालवीय चरित, हरिहर प्रसाद द्विवेदी कृत गोस्वामी तुलसीदास चरित और द्विजेंद्रनाथ शास्त्री के द्वारा जो रचना है वह कौन सी है?
स्वराज्य विजय, ये सब आधुनिक रचनाएं हैं। ठीक है। और शिव गोविंद त्रिपाठी कृत कौन सी है? गांधी गौरव। और अमीर चंद्र शास्त्री की कृत कौन सी है? नेहरू चरित है। और राम भद्राचार्य कृत भार्गव राघवीयम जो है रामभद्राचार्य कृत है। और ओगेटी परीक्षित शर्मा कृत प्रताप रायनीय जीबी पुलसुले कृत कौन सी है? वीर सावरकर चरित इत्यादि उल्लेखनीय है। खंड काव्यों की अगर बात करें तो गीति काव्य आधुनिक खंड काव्य कौन? जो गीति काव्य होते हैं, जो पद्यात्मक होते हैं, वो क्या होते हैं? उन्हीं को खंड काव्य कहा जाता है। तो गीति काव्य आधुनिक काल में अपेक्षाकृत लघु काव्य तथा गीतात्मक काव्य भी पर्याप्त रूप में लिखे गए हैं। संस्कृत पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रकीर्ण काव्यों की संख्या में निरंतर प्रवर्धमान हैं। कुछ गीतों तथा काव्यों में नवीन दृष्टि तथा छंद के बंधन को शिथिल करने की प्रवृत्ति भी प्राप्त होती है। फिर भी अधिसंख्य कवि प्राचीन छंदों तथा गीतों के रूप में संस्कृत रचनाएं करते हैं। भाव की दृष्टि से उनमें प्रत्यग्रता तथा नवीनता अवश्य रहती है। ऐसे काव्यों में विषय वस्तु का वैविध्य दिखाई पड़ता है। आधुनिक खंड काव्यों में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री कृत गीत वैभव, है ना, गीत वैभव किनको द्वारा लिखा गया? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के द्वारा। क्षमाराव कृत, क्षमाराव के द्वारा क्या लिखा गया? सत्याग्रह गीता। सत्यव्रत शास्त्री के द्वारा लिखा गया थाई देश विलास। और ये सब खंड काव्य हैं, अर्थात गीति काव्य। ठीक है। शरमण्य देश सुतराम विभाति, जर्मनी की यात्रा का वर्णन है इसमें। आचार्य बल्लूलाच अवस्थीकृत प्रतानिनी श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित भारत रत्न शतकम है। रामकृष्ण परमहंसीय स्वातंत्र वीर शतक इत्यादि जगन्नाथ पाठकृत कापिसायनी एवं आर्या सहस्त्राराम बटुकनाथ शास्त्री कृत कल्लोलिनी और शिवजी उपाध्याय कृत शक्ति शतक तथा कुंभ शतक, राधा वल्लभ त्रिपाठी के द्वारा संप्लव संधान लहरी दशक, शारदापाद किंकड़ी एवं आवाहन है ना, आवाहन। और भारत भारती एवं राजेंद्र मिश्र प्रणीत वाग्वधूटी, मृद्विका, श्रुतिंभरा एवं मत्तवारणी, सालभंजिका, श्रीनिवास रथकृत तदेव गगनम शैवधरा। इसके बाद भास्कराचार्य त्रिपाठी के द्वारा क्या लिखा गया है? लघु रघु काव्य। हरिदत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया है गीत कंदलिका, है ना, गीत कंदलिका लिखा गया है। उत्कलिका लिखा गया है। लसल्लतिका लिखा गया है। ओम निर्झरिणी जनार्दन प्रसाद पांडेय मणि के द्वारा लिखा गया है निस्यंजनी रागिणी। और रमाकांत शुक्ल के द्वारा लिखा गया भाति में भारतम, है ना। इच्छाराम द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है गीत मंदाकिनी। हर्षदेव माधव के द्वारा लिखा गया है निष्क्रांताः सर्वे कालोस्मि राम सुमेरु। यादव के द्वारा लिखा गया है इंदिरा सौरभम। निरंजन मिश्र के द्वारा लिखा गया है केदार घाटी आदि उल्लेखनीय है। ठीक है। ये जो ग्रंथ हैं, इनको ग्रंथ और ग्रंथकार एक ऐसी सारणी बनाइएगा और प्रयास कीजिएगा कि इन सभी ग्रंथों का स्मरण करने के लिए, चूँकि परीक्षा में अक्सर ये सब पूछे जाते हैं और आधुनिक कवि हैं, इनका नाम और उनकी कृति याद होना आवश्यक है। आधुनिक संस्कृत गीतकारों में जानकी वल्लभ शास्त्री अपनी अभिनय दृष्टि से के कारण विशेष उल्लेखनीय हैं। काकली इनकी गीतियों का सुंदर संकलन है। इनका अन्य काव्य बंदी मंदिर कालिदास के मेघदूतम की भाव दृष्टि से
अनुप्राणित है। मेघदूत की अनुकृति पर दूत काव्यों की रचना आधुनिक युग में भी पर्याप्त रूप से हुई है। जैसे श्री नारायण कृत कपोत दूत, अभिराज राजेंद्र कृत मृगांग दूत, ये क्या हैं? ये दूत काव्य हैं, ठीक है। और इसके बाद राजगोपाल आयंगर कृत काकदूत, इसके बाद दयानिधि मिश्र कृत सूर्यदूत इत्यादि। पंडित रामावतार शर्मा ने मेघदूत के विडंबना काव्य के रूप में मुदगर दूत की रचना की। 1910 ईस्वी में की थी। किसकी? मुदगर दूत। किन्होंने की थी? तो रामावतार शर्मा ने की थी। गद्य काव्यों की अगर बात करें तो आधुनिक गद्य काव्य भाषा शैली की दृष्टि से कई धाराओं में विभक्त है। कुछ लेखक बाणभट्ट की पांचाली शैली को अपना आदर्श मानते हैं, तो कुछ दंडी की सरल एवं ललित पदावली में आस्था रखते हैं। कुछ लेखक सर्वथा अलंकार रहित विशुद्धोक्ति का विन्यास करते हैं, सामान्यतः आधुनिक संस्कृत निबंधों में तथा कुछ लघु कथाओं में यही शैली मिलती है। राजेंद्र मिश्र ने पुनर्नवा कथा संग्रह की भूमिका में आधुनिक गद्य निर्मित के 4 रूप निर्णीत किए हैं। लघु कथा, दीर्घ कथा, कथानिका अर्थात कहानी तथा उपन्यास, प्राचीन विधा की कथा तथा आख्यायिका है। जहाँ तक गद्य काव्य की विधाओं का प्रश्न है, इस विषय में आधुनिक संस्कृत गद्य के लेखक पाश्चात्य साहित्य धारा से अधिक प्रभावित हैं। तदनुसार उपन्यास तथा लघु कथा जैसी विधाएं संस्कृत में भी बहुत लोकप्रिय हैं। कथा में आख्यायिका के रूप में जो प्राचीन गद्य विधाएं थीं, वे प्रायः अपेक्षित हैं। आधुनिक संस्कृत गद्य काव्यों में पंडित अंबिकादत्त व्यास लिखित शिवराज विजयम, पंडिताक्षमाराव कृत कथा मुक्तावली एवं विचित्र परिषद्यात्रा, श्रीपाद हसूरकर कृत उपन्यास और दावानल, सिंधुकन्या, अजातशत्रु तथा चैनम्मा मेधाव्रत रचित कौन सी है? कुमुदनी चंद्र। मेधाव्रत के द्वारा क्या है? कुमुदनी चंद्र। श्री कृष्ण गोस्वामी के द्वारा उद्वेजनी तथा उद्वेजनी और आम्रपाली, ये 2 ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? श्री कृष्ण गोस्वामी के द्वारा। इसके बाद केशव चंद्र दास के द्वारा शीतल तृष्णा और दिशा विदिशा आदि लिखे गए। श्री रामजी उपाध्याय के द्वारा लिखा गया द्वाशुपर्णा तथा पाथेय रामशरण त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया कौमुदी कथा कल्लोलिनी लिखा गया। सिद्धांत कौमुदी के नियमों के उदाहरणों के रूप में रचित है यह। रामकरण शर्मा के द्वारा सीमा तथा रईस लिखा गया। मोहनलाल शर्मा के द्वारा लिखा गया पद्मनी और राम सुमेर के द्वारा लिखा गया वज्रमणि। उपन्यास इत्यादि प्रमुख हैं। ये जो है उपन्यास आदि हैं। संस्कृत लघु कथाओं के अनेक संकलन प्रकाशित हैं, जिनमें राजेंद्र मिश्र प्रणीत चित्रपरणी उल्लेखनीय है। आधुनिक कथाकारों में राधा वल्लभ त्रिपाठी, राजेंद्र मिश्र, रघुनाथ द्विवेदी, प्रशस्य मित्र शास्त्री, बनमाली बिस्वाल, अशोक पुरनाटुकर आदि प्रमुख हैं। आधुनिक नाट्य रचनाओं की अगर बात करें तो आधुनिक संस्कृत साहित्यकारों ने विपुल मात्रा में संस्कृत नाट्य कृतियों की रचनाएं की हैं। बहुत सी रचनाओं का अभिनय भी विभिन्न विशिष्ट अवसरों पर होता रहता है। कुछ नाट्य कृतियाँ इसी उद्देश्य से लिखी गई हैं। इनमें कहीं कहीं आधुनिक सामाजिक समस्याओं का भी चित्रण किया गया है। कुछ नाटकों की रचना आधुनिक तथा मध्यकालीन महापुरुषों के जीवन चरित्र को लेकर की गई हैं। अनेक नाटक प्राचीन कथाओं को भी अभिनय दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं।
प्रमुख संस्कृत रूपकों में मथुरा प्रसाद दीक्षित कृत वीर प्रताप, शंकर विजय, गांधी विजय एवं भारत विजय, हरिदास सिद्धांत वागीश कृत हरिदास सिद्धांत वागीश के द्वारा मेवाड़ प्रताप, बंगीय प्रताप एवं शिवाजी चरित, रामजी उपाध्याय के द्वारा जो लिखा गया सीताभ्युदय एवं कैकेयी विजय, और रेवा प्रसाद द्विवेदी के द्वारा क्या लिखा गया यूथिका, और सप्तर्षिकांग्रेश वासुदेव द्विवेदी के द्वारा लिखा गया भोजराज संस्कृत साम्राज्य, राजेंद्र मिश्र के द्वारा लिखा गया प्रमद्वारा, विद्योत्तमा, प्रशांत राघव तथा लीला भोजराम, चतुष्पथीय आदि ये सब लिखे गए। राधा वल्लभ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया प्रेम पीयूष, तंडुल प्रस्थीय, प्रेक्षण सप्तक, ये एकांकी हैं, एक ही अंक के हैं, और यह प्रेक्षण सप्तक यह है एक अंक का है, आदि हैं। दीपक भट्टाचार्य के द्वारा धरित्री प्रति निर्वाचन अर्थात राजनीति की मूल्यहीनता पर आधारित है यह। वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है शार्दूल सकट और वेष्टनव्यायोग, घेराव और हड़ताल पर आश्रित है यह लक्षण व्यायोग, और यह नक्सलवाद पर आश्रित है। और फिर एक लिखा गया शरणार्थी संवाद, बांग्लादेशी शरणार्थी समस्या पर है यह। तथा शिवजी उपाध्याय के द्वारा यौतक दहेज पर आधारित है यह। स्वातंत्र शौर्य, प्रतिभा पलायन और कालकूट ड्रग्स पर आधारित है। ठीक है। विषय वस्तु की नवीनता की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं राजेंद्र मिश्र कृत प्रत्यक्ष रौरों में अपराध समस्या, कृतानंद में भिक्षा समस्या, वाद निर्णयन में झूठे मुकदमों की समस्या तथा स्वयंवर केंद्र में कन्या विवाह समस्या पर प्रकाश डाला है। कुछ लेखकों ने बहुत अधिक संख्या में एकांकी नाटक, प्रहसन इत्यादि के द्वारा संस्कृत नाट्य साहित्य को समृद्ध किया है। उदाहरणार्थ राजेंद्र मिश्र ने लगभग 75 ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा व्यंग्यात्मक एकांकी लिखे हैं। हास्य व्यंग्य प्रधान प्रहसनों में हास्य व्यंग और की प्रधानता जिन रूपकों में है उनमें वेंकटाचलम के द्वारा एक विकट कवि, के.आर. नायर कृत आलस्यकर्मीय, और बटुकनाथ शर्मा के द्वारा क्या लिखा गया पांडित्य तांडव लिखा गया। मधुसूदन के द्वारा लिखा गया पंडित चरित प्रहसन लिखा गया। महालिंग शास्त्री के द्वारा लिखा गया मरकट मर्दलिका, और राधा वल्लभ के द्वारा लिखा गया मसकधानी। राजेंद्र मिश्र के द्वारा लिखा गया नवरस प्रहसन और मंडूक प्रहसन, ये 2 ग्रंथ लिखे गए। इंद्रजाल भी लिखा गया, और वाणी घटक मेलक यह भी लिखा गया इत्यादि प्रमुख हैं। संस्कृत नाट्यों की प्रस्तुति आकाशवाणी तथा दूरदर्शी जैसे संचार साधनों के द्वारा निरंतर होती रहती है। आदि शंकराचार्य तथा भगवद गीता जैसे पूर्ण चलचित्रों का संस्कृत में निर्माण करके संस्कृत की जनप्रियता की सिद्धि श्री जीवी नैयर ने सम्यक रूप से की है। पत्र पत्रिकाओं की अगर बात करें तो कुछ पत्र पत्रिकाएं भी आधुनिक काल में प्रकाशित की गई, लिखी गई। आधुनिक संस्कृत साहित्य में संस्कृत पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। इस समय संस्कृत पत्रकारिता अपने शिखर पर पहुंच चुकी है। वस्तुतः संस्कृत पत्रकारिता अन्य भाषाओं की तुलना में कुछ विशिष्ट महत्व रखता है। संस्कृत पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही आज कन्याकुमारी से हिमालय तक भारत सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, भौगोलिक ऐक्यम अनुभव कर रहा है। संस्कृत पत्रकारिता का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में वर्ष 1866 में हुआ। काशी के क्वीसिंग कॉलेज के
प्राचार्य सर ग्रिफिथ ने काशी विद्या सुधानिधि नामक पत्रिका, जिसका प्रचलित नाम पंडित पत्रिका था। अच्छा, इसका प्रचलित नाम क्या था? पंडित पत्रिका था। वास्तव में इसका जो है नाम क्या था? काशी विद्या सुधानिधि था। तो इसका जो है शुभारंभ किया, किंतु इस पत्रिका के माध्यम से केवल आंग्ल दार्शनिक ग्रंथों तथा अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों का संस्कृतानुवाद अथवा विशिष्ट विषय प्रतिपादक अन्य ग्रंथ की प्रकाशित होते थे। वस्तुतः इस पत्रिका का प्रमुख उद्देश्य था दुर्लभ एवं अप्रकाशित ग्रंथों का प्रकाशन। इस पत्रिका में अनेक प्राचीन प्रामाणिक संस्कृत ग्रंथ प्रकाशित हैं। इस प्रकार पत्रकारिता के अनेक विशिष्ट लक्षण इस पत्रिका में दृष्टिगोचर नहीं होते थे। अतः संस्कृत पत्रकारिता का उद्भव वर्ष 1873 में पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य के संपादकत्व में लाहौर से प्रकाशित विद्योदय नामक मासिक पत्र से हुआ मानना आधुनिक युक्ति संगत है। यही मासिक पत्रिका बाद में बंगल प्रदेश में प्रकाशित हुई, जिसके माध्यम से कविता, कथा, ललित निबंध, समाचार पत्र आदि का प्रकाशन होने लगा। इसी वर्ष पटना जनपद के बांकीपुर से दामोदर शास्त्री ने विद्यार्थी नामक संस्कृत मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इतिहासविदों का मानना है कि वर्ष 1875 में षड दर्शन चिंतनिका, प्रयाग धर्म प्रकाश, षड्धर्मामृत वर्षिणी आदि 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा। वर्ष 1879 में कामधेनु, वर्ष 1881 में विद्यार्थी, वर्ष 1882 में काव्य नाटकादर्श, वर्ष 1885 में ब्रह्म विद्या और वर्ष 1888 में विद्या मार्तंड ग्रंथमाला और आर्य सिद्धांताः नाम से 3 संस्कृत पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं। इसके बाद 1888 में केरल से विज्ञान चिंतामणि, 1889 में उषा वर्ष और 1891 में मानव धर्म प्रकाश और वर्ष 1893 में संस्कृत चंद्रिका, वर्ष 1895 ईस्वी में कवि नाम की पत्रिका जो है इसका प्रकाशन हुआ। वर्ष 1899 में शास्त्र मुक्तावली, वर्ष 1900 में देवगोष्ठी विद्यार्थी चिंतामणि, वर्ष 1901 में भारत धर्म और ग्रंथ प्रदर्शनी श्री काशी, वर्ष 1902 में रसिक रंजनी और वर्ष 1903 में काशी से सूक्ति सुधा और वर्ष 1904 में मित्रा गोष्ठी, वर्ष 1904 में एक और प्रकाशन हुआ जयपुर से संस्कृत रत्नाकार, वर्ष 1905 में मिथिला मोद, विशिष्टाद्वैतनी और विद्वद गोष्ठी, वर्ष 1906 में सुनृत वादिनी नामक साप्ताहिक संस्कृत पत्रिका काशी से प्रकाशित हुई। इसी वर्ष केरल ग्रंथमाला, सद्धर्म प्रकटन पत्रिकाएं, वीर शैव प्रभाकर और बाल मनोरमा, विद्यावती, वीर शैव मत प्रकाश, विद्वन मनोरंजनी इत्यादि संस्कृत पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं। 1 जून 1907 में त्रिवेंद्रम से जयंती नामक प्रथम संस्कृत दिनपत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसी वर्ष षड्दर्शनी संस्कृतम नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। वर्ष 1914 में बहुश्रुतम और 1915 में गीर्वाण भारती, वर्ष 1918 में संस्कृत साहित्य परिषद एवं वर्ष 1927 में काशी से ब्राह्मण महासम्मेलन, वर्ष 1934 में संस्कृत पद्यवाणी, ये सब पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं इन वर्षों में। हैदराबाद से कौमुदी, बंगल से
धुलजोड़ा से संस्कृत साहित्यम वर्ष 1935 में, बेलगाम से मधुरवाणी और कोलकाता से मंजूषा वर्ष 1936 में, हरिद्वार से दिवाकर वर्ष 1937 में, मुंबई से भारतीय विद्या भवन से भारतीय विद्या वर्ष 1939 में, ज्योतिष्मी नाम से चरित्र हास्य परक संस्कृत पत्र प्रकाशित हुए। वर्ष 1941 में अमृतवाणी नाम से वार्षिक पत्रिका बेंगलुरु से प्रकाशित हुई। वर्ष 1942 में सरस्वती सुमनः नाम की जो है पत्रिका प्रकाशित हुई। नाम से वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से एक संस्कृत पत्रिका प्रकाशित हुई। वर्ष 1944 में काशी से अमर भारती नाम से पत्रिका प्रकाशित हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रभाषा रूप में संस्कृत को ही प्रतिष्ठापित करना। वर्ष 1947 में वार्ता पत्र अन्वीक्षण समिति की संरचना हुई। इस समिति द्वारा आदिष्ट था कि संविधान सभा के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर वार्ता पत्रों की नियमावली की समीक्षा करनी होगी। इस प्रकार ऊपर वर्णित इन प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में राष्ट्र के संस्कृत कवि लेखक एवं पत्रकारों के कथा साहित्य प्रकाशित हुए। भारत में सर्वप्रथम संस्कृत पत्रिकाओं का विवरण डॉक्टर अर्नेस्ट हॉस ने दिया। पत्रिकाओं का सामान्य परिचय देकर बाद में मैक्स मूलर ने स्वकीय ग्रंथों में संस्कृत के अध्ययन अध्यापन विषय का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो आज भी देश के एक प्रदेश से अन्य प्रदेश तक लोगों के द्वारा बोली एवं समझी जाती है। एल.डी. वर्नेट ने अपने ग्रंथ में पत्र पत्रिकाओं का यथाशक्य विवरण दिया, जो वर्ष 1886 ईस्वी से 1928 ईस्वी तक प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं का ही है। विपुलता की दृष्टि से तथा विविधता की दृष्टि से आधुनिक संस्कृत लेखकों को नवीन स्वरूप प्रदान करने का कार्य जो इन पत्रिकाओं ने किया, उनके विशिष्ट संकेत हम इन तथ्यों से पा सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस प्रकार की विद्या थी जो पूर्व से अज्ञात थी, परंतु पत्रकारिता के कारण संस्कृत भाषा में प्रसिद्धि पाई। पुस्तक समीक्षा कार्य, समाचार समीक्षा कार्य, ललित निबंध लेखन कार्य, व्यंग्य विनोद लेखन कार्य आदि विविध कार्य पत्रकारिता का ही फलस्वरूप है। विद्वानों का मानना है कि व्यंग्य विनोद लेखन का प्रारंभ जयपुर से प्रकाशित संस्कृत रत्नाकर के माध्यम से संपादक स्वर्गीय भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने किया। शास्त्री जी ने पत्रिका के रिक्त स्थानों में विनोद वाटिका इस शीर्षक से व्यंग्य विनोद लेखन का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इस प्रकार विश्व में कार्टूनों का स्थान शिखर प्राप्त है, पर वह पत्रकारिता का भी अभूतपूर्व फल है। कार्टून एवं हास्य विनोद आदि विनोद विधा ने आधुनिक संस्कृत साहित्य में किसी एक विधा का प्रतिनिधित्व करते हुए गौरवास्पद स्थान प्राप्त किया। आधुनिक स्वतंत्र भारत में संस्कृत पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक नूतन मासिक, द्वैमासिक, साप्ताहिक, पाक्षिक संस्कृत पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, पर स्वतंत्रता पूर्व काल में ऐसी स्थिति नहीं रही। संस्कृत में दैनिक वार्ता पत्र का प्रकाशन सर्वथा दुष्कर कार्य था। तथापि 1 जनवरी 1907 में जयंती नामक एक संस्कृत दिनपत्र केरल के त्रिवेंद्रम नगर से प्रकाशित हुआ। कोमल मारुताचार्य और लक्ष्मीनंद स्वामी इस संस्कृत दैनिक पत्र के संपादक रहे, किंतु अर्थाभाव के कारण कुछ दिनों के बाद ही इस पत्र का प्रकाशन स्थगित हो गया। यहाँ देखेंगे, अब तक अपने ही देश में 300 से अधिक संस्कृत पत्रिकाएं संस्कृत भाषा में प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें से 100 से अधिक तो आज भी
तिथि में प्रकाशित हो रही हैं और पढ़ी भी जा रही हैं। इनमें से कुछ पत्रिकाएं वार्षिक हैं तो कुछ दैनिक भी हैं। स्वातंत्रोत्तर काल में संस्कृत पत्रकारिता के क्षेत्र में दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक, मासिक, लखनऊ से सर्वगंधा, वाराणसी से सूर्योदय आदि, द्वैमासिक, इसके बाद त्रैमासिक ये पत्रिकाएं हैं और षण्मासिक ये पत्रिकाएं हैं। इसके बाद संस्कृत पत्रिकाओं का प्रकाशन नियमित हो रहा है। प्रयाग से ही 1999 से आज तक आधुनिक संस्कृत साहित्य की समीक्षा पत्रिका प्रकाशित हो रही है। इसके अतिरिक्त 100 से अधिक शोध पत्रिकाएं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों विषयों में प्रकाशित हो रही हैं। ठीक है, कुछ ध्यातव्य बिंदु है उनको देख लीजिए। पंडितराज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी ईस्वी के बाद रचना कार्य आज तक जारी है। फारसी और अंग्रेजी को राजभाषा पद मिलने एवं राष्ट्रीय संरक्षण के अभाव में संस्कृत रचना में शैथिल्य, वृहद भारतीय जनता के संस्कृत के अनुकरण के कारण संस्कृत की प्रतिष्ठा में निरंतरता आई। बिहार, बंगाल व उड़ीसा में ब्रिटिश शासकों द्वारा संस्कृत को राजभाषा पद की प्राप्ति हुई। (1784) ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद तथा यहीं से संस्कृत का आधुनिक काल आरंभ होता है। 1793 ईस्वी में जॉन फॉरेस्ट द्वारा जोन्स के अनुवाद का जर्मन भाषा में रूपांतरण किया गया। जर्मन कवि गेटे द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की भूरि भूरि भावपूर्ण प्रशंसा की गई। आधुनिक काल में महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक, एकांकी, कथानिका, लघु कथा, उपन्यास आदि के रूप में लेखन कार्य जारी रहा। आधुनिक साहित्य में आदर्शवाद के साथ यथार्थ का समाधान परक चित्रण रहा। आधुनिक संरचनाओं में व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व के परिदृश्य की संवेदना का बहुल अंकन रहा। आधुनिक संस्कृत साहित्य में अन्य भाषाओं की प्रख्यात कृतियों का संस्कृतानुवाद रहा। और इसके बाद कुछ प्रश्नाभ्यास है, उन प्रश्नाभ्यास को आप देखिएगा। जहाँ भी समझ में आए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर आप जुड़ें और जो भी शंका है उसका आप वहाँ पर उल्लेख करें तो हम आपको निश्चित उसका समाधान करेंगे। वास्तविकता यह है कि इस पाठ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना तो नहीं है, परंतु फिर भी इस पाठ का अध्ययन एनसीईआरटी से संबद्ध जो छात्र हैं वो करेंगे, क्योंकि उनके सिलेबस में है। तो वो लोग तो अवश्य ही करेंगे और इससे जो प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों को वो लोग नोट्स बनाएंगे, उसको लिखेंगे और उसका स्मरण करेंगे ताकि परीक्षा में अच्छा योगदान दे सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।